टेंशन, गाली, धमकियां और माँ बाप से बदसलूकी की वजह से लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। They are like torturing us like in hell. Next option for us is to die. वो फ़ोन करके हम लोग को आज उन्होंने मेरे मामा को गाली दी है। ये लीगल नोटिस भेजते हैं साइबर क्राइम से और आरबीआई का स्टैम्प रहता है उस पर, वो सब इलीगल है। यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनियों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। नहीं समझते है क्या? और एक गाली देना पड़े क्या? पैसा नहीं तो मर जा। सुन मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए, जब औकात नहीं है चुकाने का तो लेते क्यों? 30,000 का लोन है, अब 14,34,594 का हर घंटे का 2% भरते रहिएगा ना। आपको बहुत शौक है जब पेनाल्टी भरने का, तो भरते रहिए। पैसा चाहिए, पैसे के लिए आप कर रहा हूँ, पैसा दिया तो मैं नहीं करता हूँ। तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा भिखारी, जल्दी पेमेंट कर। भिखारी है तो फिर लोन क्यों दे रहे हैं आप? आपको नहीं पता आपको किसे लोन देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए? ट्राई कुछ भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा बजेगा आप बैन, और तब देखते हैं कि तुम्हें पूरे महाराष्ट्र में कौन देता है जॉब। क्या मुंबई, महाराष्ट्र ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? तो इनको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आएगा। ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है? कैसे कर लेंगे आप? गलत कुछ भी होगा हम फिर आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे और हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ ज़रूर रेगुलेटर्स तक पहुंचेगी, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी, पीएमओ तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। वादे के मुताबिक एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली लेकर। जी हां, जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराना, धमकाना, टेंशन देना, लड़कियों से गाली गलौज और माँ बाप के साथ बदसलूकी, यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा अत्याचार कि लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएं। हमने आपसे वादा किया था कि अगर इनका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ, अगर इनकी हरकतें ठीक नहीं हुई तो हम फिर लौट कर आएंगे। लीजिए, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पहला शो किया था, उसके बाद दूसरा शो भी किया। आरबीआई ने बड़ा एक्शन भी लिया, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए और काफ़ी हद तक इनकी बदतमीजी कम भी हुई। लेकिन जब इन कंपनियों की बदसलूकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई तो एक बात दिमाग में आई कि आखिरकार ये कर कौन रहा है? ये तो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं है कि हम आम लोगों का खून चूसें, उनसे मुसीबत में पड़े हुए लोगों से इस तरह से पैसा लूटें और पैसा लूटने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करें। ये तो हमारी सभ्यता नहीं है। तो फिर आखिरकार ये है कौन है ये लोग जो इस तरह से देश की जनता पर टॉर्चर कर रहे हैं? और फिर हमने शुरू की इन कंपनियों की पड़ताल, और जो सच सामने निकल कर आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की यह साजिश है चीन की, चीनी निवेशकों की। हमें पता है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं, शिकायतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि शिकायतें कम हों। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये परेशानियां पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ये दिक्कतें पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब भी लोगों को ढेर सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सी परेशानियां हैं जिनका समाधान अब भी होना बाकी है। तो आइए हम बता दें आपको पहले कि क्या क्या परेशानियां अब भी लोगों को हैं। जो छोटे लोन लेने वाले लोग, अनसिक्योर्ड लोन लेने वाले लोग, जिन्हें 5,000, 10,000, 2,000, आप कह सकते हैं कि 500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के लोन लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये लोग वो हैं जो जिनके लिए 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये भी ज़िंदगी और मौत का सवाल उठाते हैं। जी हाँ, इनके लिए 5,000 रुपये में ज़िंदगी बच जाती है और 5,000 रुपये में इन्हें ज़िंदगी देनी पड़ सकती है। या तो वो बहुत मुसीबत में, या मेडिकल इमरजेंसी है, या परिवार में भारी दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जाकर डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लेते हैं। लेकिन मिलता क्या है?
भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस 10-10%, 15%, 20%। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप 5,000 रुपये का लोन लेने जाएं तो कई सारी कंपनियां ऐसी है आपको मुसीबत में देखकर 1,500 से 2,000 रुपये तक प्रति लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती है। वो कहते हैं ना कि सर देखकर तिलक निकालना, एग्जैक्टली यही काम है इन कंपनियों का। इससे कोई मतलब नहीं कि लोन अमाउंट का 10%, 15%, 20% प्रोसेसिंग फ़ीस में जा रहा है, लेकिन कहेगी ये तो फिक्स है, 1,000, 2,000, 1,500 ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे लोन आप 2,000 का लो, चाहे 5,000 का लो, चाहे 10,000 का लो। तो भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत आगे बढ़ती है, फिर वो शुरुआत बढ़ती है आगे ब्याज पर। और ब्याज ऐसा कि आप 1960-70 के ज़मींदारों की जो मूवी आती थी, फिल्म्स आती थी, जिसमें किस तरह से ज़मींदार साहूकार लोग गांव के किसानों को लूटते थे, उनकी खेती, उनकी फसल, उनके बैल, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे सब उनके नाम कर दिए जाते थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कंपनियां भारी भरकम लोन लेती है। और ये लोन की जो दरें हैं, ब्याज की जो दरें हैं, ब्याज की दरें 24% से 36% तक की, जी हाँ, 2 से 3% महीने का ब्याज, साल का 36% ब्याज, ये ब्याज चार्ज करती हैं। और ये ब्याज तो ठीक है, ब्याज तक भी ठीक है, प्रोसेसिंग फीस तक भी ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये लोन वो लोग लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चुकाने में थोड़ी सी मुश्किल है। और अगर आप एक दिन डिफ़ॉल्ट करके देखिए, अगर आपने एक दिन भी पैसा डिले दिया तो ब्याज पर लगती है पेनल्टी। और वो पेनल्टी ऐसी कि आप ज़िंदगी भर पेनल्टी ही चुकाते रह जाएंगे, कभी आप न ब्याज चुका पाएंगे न प्रिंसिपल अमाउंट। और ये पेनल्टी होती है 30 से 60% प्रति महीने की। कभी कभी तो पेनल्टी इतनी भारी पड़ती है, इतनी ज़बरदस्त लगाती है। और लेट पेमेंट पे जो पेनल्टी लगाई जाती है, अगर मैं उसके आपको आंकड़े बताऊं, आप दंग रह जाएंगे। 2% डेली की पेनल्टी, जी हाँ, अगर आपने 100 रुपये लोन लिए, 2 रुपये रोज़ की पेनल्टी, ब्याज के अलावा 2 रुपये। और कई बार तो एक घंटे की पेनल्टी लगाते हैं, हर घंटे 2% पेनल्टी, हर घंटे 100 रुपये पेनल्टी, हर घंटे 500 रुपये पेनल्टी। मतलब कोई अपनी मर्जी है, जो मर्जी आए जो करेंगे, कोई पूछने वाला कहने वाला है नहीं। बड़ा दिक्कत वाला मामला है वो है इनकी लोन रिकवरी करने का तरीका। अब लोन रिकवरी करने के तरीके में जो समस्या है वो मैं आपके सामने रख दूं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन लोगों ने ये समझ ही रखा है कि जो मुसीबत में आकर लोन ले रहे हैं वो आसानी से लोन चुकाएंगे नहीं। ये पहले मान कर चलते हैं ये लोन नहीं चुकाने वाले, और ये लोन नहीं चुकाने वाले तो इस केस में एकदम क्लियर है कि इनके साथ आपको बदसलूकी करनी है, गाली गलौज करनी है, और इसी तरीके से आपको इनसे पैसा वसूल करना है। और इसके अलावा जब उन्हें लगता है कि गाली गलौज और बदसलूकी से बात नहीं बन रही और इससे दब नहीं रहे, तो वो फिर पुलिस में FIR करवाने की धमकी देते हैं और कहते हैं आपके घर कभी भी पुलिस आ सकती है। जी हाँ, करवाएंगे नहीं, लेकिन धमकी ज़रूर देंगे कि FIR नहीं करवाएंगे। उसके तो कारण अलग हैं, क्योंकि ये खुद अगर गलती पर हैं तो FIR कहाँ से करेंगे, लेकिन FIR करने की धमकी ज़रूर देंगे। और मौका लगा तो FIR की फर्जी कॉपी भी आपके यहाँ भेज देंगे कि देखिए आपके खिलाफ FIR करवा दी गई है और आपके यहाँ जल्दी ही पुलिस आने वाली है। और अगर आपके घर मोहल्ले में लोग देखेंगे कि पुलिस आई है तो देख लीजिएगा आपकी फिर इज्जत क्या रह जाएगी। तो उस लिहाज से लोगों को डराया जाता है। इसके अलावा यह भी डराया जाता है कि आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद। तो लोगों को लगता है कि अरे पैन और आधार कार्ड अगर बंद हो गया तो मैं करूंगा क्या, वो एक दूसरा डर बताया जाता है। क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी, इसे तो मैं खैर धमकी नहीं मानता। क्रेडिट स्कोर खराब करना, सिविल स्कोर खराब करना तो ये बड़ी आम बात है और ये तो कहा ही जाता है। लेकिन इसके अलावा बड़े इनोवेटिव तरीके इन्होंने निकाले हैं लोगों को परेशान करने के लिए। RBI और CBI की फर्जी चिट्ठी भेज देते हैं। जी हाँ, इनके पास सारी चिट्ठियाँ हैं, जिस तरह की चिट्ठियां आप चाहें ये बनाकर आपको भेज देंगे। CBI के स्टैम्प पेपर पे चाहिए वो बना के भेज देंगे, RBI के लेटर हेड पर चाहिए वो बनाकर भेज देंगे। इसके अलावा स्टैम्प पेपर पर वो जाली नोटिस भेजते हैं। कुछ केस में तो हमने ऐसा देखा कि ऐसे वकीलों के नाम से नोटिस भेजे जो बड़े बड़े जाने माने वकील हैं, उनको खुद को नहीं पता, उनके नाम पर इन कंपनियों ने नोटिस भेज दिए हैं। इसके अलावा घर पर गुंडे भेजने की जो धमकी दी जाती है वो भी ज़बरदस्त है कि आपके यहाँ गुंडे आएंगे, आपको उठा ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, फिर मत बताइएगा, और आपके परिवार वालों के साथ भी सबके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो आपके सामने इन कंपनियों की तरफ से आती है। लेकिन दो बड़ी दिक्कत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये दो बड़ी दिक्कतें वाकई में बड़ी परेशानी वाली है। जब ये कंपनी आपको लोन देती है तो आपसे आपका मोबाइल नंबर लेती है, जाहिर सी बात है आप मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेते हैं, तो उसके बाद ये घुस जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर। जी हाँ,
और डेटा हैक करना ये इनका सबसे बड़ा शौक भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। और ये डेटा हैक करके आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, माँ बाप भाई बहन को फ़ोन करेंगे, आपको दोस्तों को फ़ोन करके कहेंगे कि देखिए जी इन्होंने लोन लिया है और लोन लेने के बाद ये आपको हमें वापस पैसा नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ये एक मैसेज भेजते हैं और ये मैसेज आपके तमाम रिश्तेदारों को जाता है, दोस्तों को जाता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जाता है और ये मैसेज होता है डिफ़ॉल्ट होने का। जी हाँ, ये XYZ ने लोन लिया है और लोन लेने के बाद वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और ये डिफ़ॉल्ट करने का जो मैसेज आता है, आप समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार वालों के पास ये मैसेज जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहली चीज़ रिकवरी के तौर तरीके और दूसरी चीज़ डेटा हैकिंग, आपके मोबाइल में घुस जाना और वहाँ से आपको परेशान करना। अच्छा, तो ये सब होने के बाद हमने ये सोचा कि आखिरकार ये कंपनियां हैं कौन, ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही है और क्या हिंदुस्तान की कंपनियों का वाकई में ऐसा इरादा है कि क्या वो इस तरह का काम करना चाहते हैं। हमने सैंपल के तौर पर 52 डिजिटल कंपनियों की जांच पड़ताल की, विस्तार से जांच पड़ताल की हमने 52 डिजिटल कंपनियों की, और तब हमें ये समझ में आया कि किस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रही है। और आप जब डेटा देखेंगे तो ये डेटा देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इन 52 कंपनियों की जो हमने डेटा निकाले हैं उसमें से 52 में से 22 कंपनियां ऐसी है जिसमें किसी न किसी तरह से विदेशी निवेश है। जी हाँ, 52 कंपनियों में से 22 कंपनियां, तो आप कह सकते हैं कमोवेश 40 से 50% डिजिटल लोन कंपनियां ऐसी हैं, मोबाइल ऐप्स ऐसी हैं जहाँ कहीं न कहीं विदेशी निवेश आता हुआ दिख रहा है। इसमें से 11 कंपनियां ऐसी है जिसमें विदेशी निवेश 98-99% से ज़्यादा है, 99% के आसपास। इसका मतलब आप समझ गए कि ये पूरी तरह से विदेशी कंपनियां हैं। 1% नाम के लिए चूंकि हिंदुस्तान में कारोबार कर रही है इसलिए बताकर रखना ज़रूरी है कि 1% हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, बाकी 99% ये कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। और अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूँ। इन 52 कंपनियों के डेटा में हमने जब और अंदर जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि चलिए देखते हैं इन कंपनियों के पीछे कौन है और ये किस देश के निवेशक हैं, तो 52 में से 14 कंपनियों में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। ये इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से चीन की कंपनियां, चीन के निवेशक भारतीय मोबाइल ऐप में पैसा लगाकर यहाँ के लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं और आगे क्या क्या दिक्कतें हो रही जो हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इस पड़ताल में खुलासा निकल कर आया वो ये कि ढेर सारे ऐसे चीनी इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है भारत की इन कंपनियों पर, भारत के इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों पर और इन मोबाइल ऐप कंपनियों में। अब ये पैसा लगा कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। आमतौर पर चीनी कंपनियों का पैसा घूम फिर कर आया है, ठीक है। जो पैसा ज़्यादातर आ रहा है वो सिंगापुर से आ रहा है। चीन के नज़दीक है सिंगापुर। सिंगापुर आमतौर पर एक ट्रेडिंग कंट्री के तौर पर देखा जाता है। पैसा चीन से हांगकांग या सिंगापुर आ गया, सिंगापुर में कंपनी बनी। सिंगापुर में कंपनी बनाना, कारोबार करना बड़ा आसान काम है और इसका फ़ायदा ये चीनी इन्वेस्टर उठा रहे हैं। ये पहले सिंगापुर में कंपनी बनाते, वहाँ पर कंपनी बनाई, वहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया और वो पैसा ट्रांसफ़र करके हिंदुस्तान में आ जाता है। तो ज़्यादातर चीनी कंपनियों का पैसा सिंगापुर से आया है। कई सारी कंपनियों का पैसा सीधा चीन से भी आया है, लेकिन इसके अलावा कुछ और देश ऐसे हैं जो इनके बड़े फेवरेट हैं। वहाँ से मौका मिलने पर कोई मौका ये छोड़ते नहीं उसको पैसा यहाँ शिफ्ट करने का, इन कंपनियों में पैसा लगाने का, जिसमें आप हांगकांग को रख सकते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, कैमन आइलैंड। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग, जो लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रीटीज़ के बारे में जानते हैं वो इन नामों से बेहद अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स जो टैक्स बचाना चाहते हैं, देखिए इन देशों का सहारा कौन लेता है, इन देशों का सहारा दो तरह के लोग लेते हैं। एक जो या तो टैक्स बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ देशों के साथ हिंदुस्तान की डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो जो ये टैक्सेशन ट्रीटी है उसके चलते हुए आपका यहाँ कारोबार है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स बच जाता है, तो इसलिए इन देशों का सहारा लेते हैं। लेकिन इससे बड़ा पर्पस जो है जिसकी वजह से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, कैमन आइलैंड
या फिर कुछ हद तक हांगकांग और सिंगापुर, यहाँ से जो पैसा रूट होकर आता है हिंदुस्तान में इन चीनी निवेशकों का या विदेशी निवेशकों का, वो है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और ये मामला स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा, लगातार से भी इस बात की ओर बढ़ रही कि किस तरह से अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स कौन है उनका पूरा KYC किया जाए और पता लगाया जाए। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इन डिजिटल लोन कंपनियों के पीछे विदेशी निवेशकों की है। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे। जब ये सब कुछ हुआ, जब ये सब जांच की, तो हमने ये सोचा कि भाई आखिरकार हिंदुस्तानियों को लूटने वाली ये कंपनियां है कौन, क्यों न इनकी जांच की जाए। और उसके बाद हमने जांच का दायरा बढ़ाया और आगे। आमतौर पर जो लोग हैं वो गूगल प्ले स्टोर से इन कंपनियों की ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जो भी ऐप्स हैं इन लोन देने वाली कंपनियों की, उनकी पूरी जानकारी ही मौजूद नहीं है। आप ये सोचते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जा रहे हैं या दूसरे अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं ऐप स्टोर पे जा रहे हैं, वहाँ से जाकर अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इस भरोसे में रहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आमतौर पर हम भी यही सोचते हैं और आप भी यही सोचते हैं, और आप डाउनलोड कर लेते हैं उस मोबाइल ऐप कंपनी को, उस डिजिटल लोन देने वाली कंपनी को डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, जब डाउनलोड कर लिया है अब हमारा काम तो हो गया। लेकिन हमने वहीं से काम की शुरुआत की और हमने जाकर ये देखा कि जो ये लोन ऐप वाली कंपनियां हैं, क्या ये वाकई में पूरी जानकारी वहाँ दे रही। तो वहाँ पर आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये कंपनियां हैं और ये ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। कई सारी कंपनियां ऐसी है जिनसे आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। कांटेक्ट कैसे करेंगे? कांटेक्ट करने के आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप इन्हें फ़ोन करें। फ़ोन कब करेंगे? जब फ़ोन नंबर होगा। तो ना फ़ोन नंबर है ना मोबाइल नंबर है, तो आपके पास कांटेक्ट करने का कोई तरीका है ही नहीं। पहला तो ये। दूसरा है ईमेल। ईमेल के जरिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन ईमेल एड्रेस ही नहीं दिया गया है, तो न आपके पास फ़ोन नंबर है न ईमेल एड्रेस है, तो आपके पास कांटेक्ट करने का तरीका ये है ही नहीं। दूसरा, अब आइए कंपनी का मैनेजमेंट। आप आमतौर पर ये देखना जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, मालिक कौन है, कंपनी चला कौन रहा है, पता तो चले ना कि इसके पीछे है कौन लोग। चाहे तो वो मैनेजमेंट का पता चले, चाहे कंपनियों के मालिक का पता चले। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, नथिंग, कुछ पता नहीं चलेगा। किसी का नाम नहीं है, किसी का नंबर नहीं है, किसी का पता नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये बड़ी सरप्राइजिंग कि भाई ऐप बना दी, आज आप या मैं कोई भी ऐप बना दें, ऐप बनाकर गूगल ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर डाल दें, बस उतना काफ़ी है। अल्टीमेटली इनके पीछे कौन है इसका किसी तरह का कोई पता नहीं। अब पता लगाने का और क्या तरीका हो सकता है, ये हमने सोचा। हमने जांच का दायरा और आगे बढ़ाया। ठीक है, हमने सोचा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से पता नहीं चल रहा है, तो और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम पता लगाने की कोशिश करें। तो हमने सोचा कि जो कंपनियाँ बनती है तो रजिस्टर होती है ROC में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, इनके पास इनकी जानकारी होती है। चलिए MCA की वेबसाइट पर चलते हैं, ROC की वेबसाइट पर चलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर जाकर हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी किस राज्य में रजिस्टर्ड है। महाराष्ट्र में है तो आपको महाराष्ट्र के ROC में जाना है, और अगर आपको कोई और राज्य में रजिस्टर्ड है तो वहाँ की ROC पर जाना। तो जब पता ही नहीं कि रजिस्टर्ड कहाँ है तो आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, करेक्ट। तो फिर हमने सोचा कि चलिए एक काम करते हैं, MCA की वेबसाइट पर जाते हैं, और MCA की वेबसाइट पर जाकर हमने कोशिश की इसको देखने की, जानने की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर। और आप दंग रहेंगे कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की इवन MCA की वेबसाइट पर भी किसी तरह की कोई दूर दूर तक जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सारी, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आइए उसके अलावा हम जो देखना चाहते हैं वो ये है कि अगर ये फाइनेंस कंपनियां हैं, पैसा उधार देने का कारोबार कर दिए, बिजनेस लेंडिंग का, बोरोइंग और लेंडिंग, तो आमतौर पर ये बिजनेस किसके अंडर में आता है? RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या इन कंपनियों ने लोन देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया है? आमतौर पर होता है ना कि जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बिजनेस करें, तो उसका लाइसेंस आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस पर रखते हैं ताकि कोई भी आकर देखे तो आपको पता है कि लाइसेंस है। यहाँ पर इन कंपनियों, इन मोबाइल ऐप पर, इन डिजिटल कंपनियों पर किसी तरह का कोई लाइसेंस है या नहीं है इसकी जानकारी ही नहीं है, और नहीं RBI की वेबसाइट पर हमें इसकी जानकारी मिली। तो लाइसेंस है या नहीं पता नहीं।
प्लस इन्होंने आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी ना आरबीआई की वेबसाइट पर मिल रही। जाहिर सी बात है, आरबीआई अगर रजिस्ट्रेशन करेगी तो आरबीआई तो पक्के तौर पर रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट पर ये डालेगा कि देखिए ये कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है तो आरबीआई के पास भी जानकारी कहाँ से होगी, और न आरबीआई के पास इनकी जानकारी मिल रही है और न ही कंपनियों की ऐप पर या कंपनियों की वेबसाइट पर। तो मतलब जानकारियाँ पूरी तरह से नदारद, पता ही नहीं कहाँ है, क्या है, किस तरीके से। अब आइए एक और बड़ा खुलासा, ये बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा है जिस पर हम आगे विस्तार से और बातचीत करेंगे। ये कब और कैसे हुआ, कब और कैसे? ज़्यादातर ये डिजिटल लोन कंपनियां, मोबाइल ऐप कंपनियां जो है, ये 2018 के बाद, 2019 के बाद तो और भी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर 2018 के बाद हिंदुस्तान में आई है। 2018, 2019। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2018-2019 का कनेक्शन क्या है? ऐसा क्या हुआ 2018-2019 में कि अचानक से बहुत सारी विदेशी कंपनियां आकर भारत में लैंडिंग करने लगी है, और स्पेशली चीन से आने वाली विदेशी कंपनियां भारत में लैंडिंग करने लगी? जी हाँ, हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है, और बहुत बड़ा भी। इसका खुलासा हम थोड़ी देर में आपके सामने करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अब ये पूरी जांच करने के बाद हमने ये सोचा कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस पर हमारे सामने 10 बड़े सवाल आ खड़े हुए कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे हुआ। तो अब ये 10 सवाल जो हमारी जांच में निकल कर आए वो मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि ये सारे सवाल रेगुलेटर्स तक, सरकार तक पहुंचे कि इन 10 बड़ी चीज़ें क्या निकल कर आई है वो आप देखिए। पहली चीज़, पता या फ़ोन नंबर नहीं देने वाली ये रहस्यमयी कंपनियां है कौन? ऐसे कौन लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, खुलेआम करना चाहते हैं, लेकिन इनका कहीं कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि आखिरकार इन कंपनियों को चला कौन रहा है, इनके पीछे कौन है, मालिक कौन है, मैनेजमेंट कौन है, ये चलाने वाले लोग हैं कौन जो इन कंपनियों को धड़ल्ले से, बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के चला रहे हैं। तीसरी बात, भाई शेयर होल्डिंग का रिकॉर्ड क्यों नहीं है? आज आपको मुझे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना हो, 50 तरह के लाइसेंस, 50 तरह के रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी, 50 तरह की वेबसाइट पर जाकर नंबर्स लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, इनके लिए कुछ नहीं। कहीं कोई दूर दूर तक इनका शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड नहीं है सरकारी वेबसाइट्स पर या फिर रेगुलेटर्स के पास। चाहे फिर उसमें आरबीआई देख लें, चाहे आरओसी देख लें, एमसीए देख लें, कहीं दूर दूर तक इनके शेयर होल्डर कौन है पता ही नहीं चलता, और है तो बहुत ही लिमिटेड जानकारी जिससे आप पता ही नहीं लगा पाएंगे। चौथा बड़ा सवाल जो आता है कि इन कंपनियों का ऐप्स का रेगुलेटर कौन है? यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत है। जब हमने मार्केट माफिया किया था तब एक समस्या बड़ी आई थी कि जो रिसर्च एडवाइजरी कंपनियां हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उन्हें तो सेबी रेगुलेट करती है, उन पर नज़र भी रखती है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड होकर अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो उसमें सेबी भी क्या करे? और ये सवाल आया था, वहाँ से हमने जो सीखा हमने यहाँ अप्लाई किया। अब यहाँ पर भी यही समस्या है, जो कंपनियाँ अगर रजिस्टर्ड है, आरबीआई से रजिस्ट्रेशन ले चुकी है, एनबीएफसी का, उनसे लाइसेंस ले चुकी है और उनके पास इन्फॉर्मेशन दे रही है, वहाँ तो ठीक है, आरबीआई की नज़र है। लेकिन जो बिना कहे ही कारोबार कर रहे हैं, जो बिना बताए, बिना रजिस्ट्रेशन के जो कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या? तो बड़ा सवाल कि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इन मोबाइल ऐप कंपनियों का, इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों का, इन ऐप्स का रेगुलेटर कौन है। और जब रेगुलेटर का ही पता नहीं है तो फिर इन ऐप्स की निगरानी की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? भाई होना तो चाहिए ना कि इन ऐप्स को किस तरह से निगरानी की जाए और किस तरह से इन पर पूरी नज़र रखी जाए। अगला बड़ा सवाल ये आता है कि विदेशी निवेशकों की 90% से ज़्यादा हिस्सेदारी क्यों? अगर आप हिंदुस्तान में आकर बिजनेस कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को आप उधार दे रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों से पैसा कमाकर आप अपनी जेब भर रहे हैं, तो पूरी की पूरी हिस्सेदारी 90% की विदेशी निवेश की क्यों है? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी हमें मिला नहीं। और इसके साथ बड़ा सवाल एक और आता है कि क्यों आप पहचान छुपाने के लिए अलग अलग देशों से आ रहे हैं, ख़ासतौर से वो देश जो जाने माने ही इसीलिए जाते हैं कि अगर आपको पहचान छुपानी है तो वहीं से आइए। सिंगापुर, मॉरिशस, वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड, ये सारे वो देश हैं जिसका सहारा लोग लेते हैं
कि भाई यहाँ से आएंगे तो कम से कम हमें बताना पड़ेगा, नहीं के बराबर बताना पड़ेगा, या पूरा का पूरा छुपा लेंगे। तो मतलब एज ए रेगुलेटर या इन कंपनियों को देखकर मेरी तीसरी आंख अपने आप खुल जानी चाहिए, क्योंकि अगर इन देशों से अगर कोई कंपनी आ रही तो उसके पीछे दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो टैक्स बचाना, टैक्स नहीं भर देना, या अपनी आइडेंटिटी छुपाना। तो इन दोनों ही केस में देश के लिए गलत है। अगर कोई कंपनियां इन देशों से आ रही है और टैक्स नहीं भरना चाहती, वो भी गलत है। और अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती कि पीछे अल्टीमेटली पैसा किसका लगा है, तो भी उतना ही गलत है। तो ये दोनों ही मकसद इन देशों से आने के जो हैं उस पर जांच होने की बड़ी ज़रूरत है। अब आइए, डिजिटल लोन कंपनियों का चीन के साथ क्या कनेक्शन है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे शो का सबसे बड़ा मामला ये निकल कर आया कि जब हम और अंदर घुसे कि चलिए अब ये अलग अलग देशों से जो पैसा आ रहा है इनके पीछे क्या है, तो इनके पीछे जो निकल कर आया वो बहुत 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 चौंकाने वाला है। जी हाँ, आप दंग रह जाएंगे। इन कंपनियों का ज़बरदस्त चीन के साथ कनेक्शन है, और चीन के साथ कनेक्शन ऐसा है कि आप देखेंगे सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्यों 2018-2019 के बाद ऐसा क्या हुआ है कि ये चीन की कंपनियां भारत में पैर फैलाने लगी है, भारत में पसरने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर चीन में बैन लगा है तो फिर इन कंपनियों की भारत में एंट्री कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, किसकी इजाज़त से हुई। तो ये 10 बड़े सवाल जी बिजनेस की जांच पड़ताल में निकल कर आए, जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके जवाब हम रेगुलेटर से और सरकार से मांगेंगे भी। आइए, लेकिन बहुत कुछ हुआ है और ये समस्याएं ऐसी नहीं कि मतलब छोटी है। और अगर इसके पीछे हम करें तो पिछले 2-3 महीनों में हमने ढेर सारे ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जिनको देखकर आप हिल जाएं, डर जाएं। जी हाँ, कई लोगों ने ट्वीट पर हमें ये कहा है कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। कई लोगों को खुद जो लोन के रिकवरी एजेंट है वो कह रहे हैं कि आप सुसाइड कर लो, मर जाओ, लेकिन पैसे ज़रूर दो। और ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। अभिषेक जैन, आइए इनकी बात सुनिए। किस बेरहमी से इनको लोन देने वाली कंपनी कह रही मर जाइए, फांसी लगा लीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। अभी मेरी उसकी सास से बात हुई थी, वो तो कह रही थी जिंदा है, अभी कहाँ का मरेगा सारा। हाँ, लड़ाई करके बैठा तो अपने ससुराल में है ना, अपनी बहू को भी नहीं। अच्छा, है ना? अच्छा। मर गया, मरी जा तू, मरी जा सारा, तू धरती पे क्या करेगा, मर जा। और माँ बाप को भी नहीं जियो, शर्म नहीं आती कैसे इंसान है। अरे तू मर जाना, सस्ती में ही मर जाती अभिषेक। अरे मैं तो मरा ही पड़ा हूँ भाई, और मर जाऊंगा तो कहेगा तो मैं तो मरा ही पड़ा हूँ। मरने से भी बदतर हो रहा हूँ मैं तो। हाँ, मर जा भी, मर जा, फांसी लगा ले अपने आप को। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, लगा लूंगा। लोन तो भरा नहीं जा रहा, तुम तो मरेगा ही सदा। ठीक है मेरे भाई। अरे तेरे बेइज्जती और कर रहा हूँ। ये मोना कौन है? हेलो, मोना कौन है? मोना इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों और मोबाइल ऐप कंपनियों के पीछे विदेशी निवेशक किस तरह से भारत में फैल रहे हैं, इनके चीनी कनेक्शन और ज़्यादा खुलासे पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली का चाइनीज कनेक्शन, और इस शो में हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं उन कंपनियों पर जिनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली विदेशों का और चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, और किस तरह से वो हिंदुस्तान में अपना कारोबार फैला रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को धमका रहे हैं और उनके डेटा हैक करके हिंदुस्तान के बाहर ले जाने की तैयारी में हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा था कि लोग किस तरह से मरने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों का चीन से किस तरह से कनेक्शन है और कैसे इनका पैसा भारत में आ रहा है। इस वक्त जो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, और यकीन मानिए इस इन्फॉर्मेशन को निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और पिछले 2-2.5 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे। जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली अलग अलग सोर्सेज से, उसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत में 170 से ज़्यादा 170 से ज़्यादा चीनी डिजिटल लोन देने वाली कंपनियाँ हैं
जी हाँ, ये सोर्स बेस इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सोर्स बेस इन्फॉर्मेशन है जो हमने अलग अलग सोर्सेज से निकाली उसके बेसिस पे 170 से ज़्यादा कंपनियां। अब 2018 और 2019 के बाद से ही इन कंपनियों की बाढ़ आ गई, धड़ल्ले से ये कंपनियां हिंदुस्तान में आने लगी और 100 से ज़्यादा और चीनी कंपनियां ऐसी है जो 2018-2019 के बाद भारत में आई है। और इनमें भी कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिनका सीधा पैसा चीन से आ रहा है, चीनी निवेश है, चीनी इन्वेस्टर सीधा आकर पैसा लगा रहे हैं, तो आपको देखकर पता चल जाता है कि ये चीन का पैसा है, ये चीनी कंपनियां हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसी है जिसमें पैसा घूम फिर कर आ रहा है ना। वो कैसे कि किसी और देश में एक कंपनी बना ली और वहाँ से आ गए, या किसी और देश में एक कंपनी बनाकर कोई उसमें इंडियन पार्टनर बना दिया, लेकिन पीछे इंडियन पार्टनर के पास होगा शेयर एक, बाकी सारे पैसे चीनी इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं और वो घुमा फिरा कर हिंदुस्तान में लेकर आ रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये पैसा इंडिया में आता हुआ दिख रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि 2018-2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां भारत में क्यों आई, भारत ही में क्यों आई, और क्या जो कुछ भी हिंदुस्तान में मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल लोन देने के तरीकों में जो बदलाव हुआ है, क्या ये चीनी कंपनियां, क्या ये चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ये मास्टरमाइंड है? इसका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, जून 2018 में चीन की सरकार ने इन तमाम डिजिटल कंपनियों पर, मोबाइल ऐप वाली कंपनियों पर वहाँ पर सख्ती बढ़ाई। ये चीन में इनका बिजनेस मॉडल सेम चीन में भी यही था। देखिए चीन और भारत में बड़ी समानता है, जनसंख्या के मामले में, ज्योग्राफी के मामले में दोनों बड़े देश हैं बड़ी संख्या में, और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और या फिर हैंड टू माउथ है और जिन्हें पैसों की ज़रूरत है और आसानी से जिनके लिए क्रेडिट या लोन अवेलेबल नहीं है। तो चीन में भी सेम इसी तरह से ये मोबाइल ऐप कंपनियाँ फैली, इन्होंने लोन देना शुरू किया और इसी तरह से लोगों को लोन बांटे। अब जब पता चला चीन की सरकार को कि ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और इस तरह से भारी भरकम ब्याज पर लोन दे रहे हैं, तो इन्होंने इन पर सख्ती करना शुरू किया, लगाम लगाना शुरू किया और लगाम लगाई भारी भरकम ब्याज दरों को लेकर कि आप एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। और उसके बाद इन्हें लगा इन कंपनियों को कि अरे अब तो बिजनेस मॉडल में मज़ा ही नहीं आ रहा, दम ही नहीं रहा। जब 24 और 36% की ब्याज दरों पर अगर पैसा लैंड करने को ना मिले तो मज़ा क्या। तो फिर इन्होंने, और जिस तरह से सरकार की नज़र पड़ी और सरकार जो इनके तौर तरीक़ों पर, ये चीन की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, कि चीन की सरकार ने इनके तौर तरीक़ों पर गौर किया कि ये परेशान कर रहे हैं वहाँ के नागरिकों को, तो उन्होंने बड़ी सख्ती लगाई। और जब सख्ती लगाई तो ये दूसरे देशों में जाना शुरू किया। इनको समझ में आ गया कि गरीब लोग तो हर जगह होते हैं, इस तरह की क्रेडिट की, इस तरह के पैसे की ज़रूरत तो हर देश में होती है, तो क्यों ना दूसरे देशों को देखा जाए। और इस प्रोसेस में इन्हें लगा कि सबसे बढ़िया देश हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ पर चलते हैं। तो इन्होंने भारतीय कंपनियों में पहला पैसा लगाना शुरू किया, विदेश से घुमा फिरा कर, किसी मॉरिशस, किसी हांगकांग, किसी सिंगापुर से घुमाकर इन्होंने पैसा हमारे यहाँ भेजा। और फिर इन्हें समझ में आया कि यार हिंदुस्तान के लोग तो बाई नेचर अच्छे हैं, ये तो पेमेंट देना जानते हैं, रीपेमेंट करते हैं, और आदत इनकी ऐसी कि पैसा चुकाना है, पैसा खाना नहीं है। तो बस इन्हें एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल समझ में आ गया और उसके बाद इन्होंने भारत में सीधे तौर पर कारोबार करना शुरू कर दिया और इन्होंने पूरी तरह से भारत के बाज़ार को कैप्चर करने की इन्होंने ठान ली कि बस यहाँ पर अब हमारा ही राज चलना चाहिए। और जब इस एग्रेशन के साथ इन चीनी मोबाइल ऐप कंपनियों ने, डिजिटल लोन कंपनियों ने भारत में पैर पसारे, तो फिर इन्होंने भारतीय कंपनियों को भी बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं कि पहले भारतीय कंपनियां नहीं थी, वो लोन दे रही थी मोबाइल ऐप के जरिए, लोन के जरिए, लेकिन उनके लोन देने के तरीके, इतनी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती थी, इतना ब्याज नहीं लगाते थे। लेकिन जब चीन की कंपनी ने आकर ये सब करना शुरू किया तो फिर भारतीय कंपनियों को लगा फिर ठीक है, जब दूसरी कर रही तो हम क्यों नहीं। तो ये जो कल्चर बिगड़ा है लेंडिंग का भारतीय कंपनियों का भी, इन कल्चर को बिगाड़ने की पूरी क्रेडिट ये जाती है चीन की कंपनियों को, चीन के उन निवेशकों को जो आकर भारतीय मोबाइल ऐप कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, डिजिटल लोन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं और वो उनके कामकाज करने के तरीकों को प्रभावित कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इस तरह से काम करें, मैनेजमेंट तो करेगा ही। अगर ये डिजिटल लोन कंपनियों के मालिक जो चीनी इन्वेस्टर हैं वो कहेंगे, उस हिसाब से वो करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कौन सी हैं वो 11 कंपनियां जो 2018-2019 के बाद बनी है। ये मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि हमने 52 कंपनियों का एक सैंपल लेकर जिनके हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाई वो हमने किया। तो उनमें से 11 कंपनियां ऐसी है जो 2018-2019 के बाद ये बनती हुई दिखी, जिनके नाम आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। ये इस तरह की 11 कंपनियाँ हैं। लेकिन
एक और चीज़ जो है वो ये है कि इनमें भी आप देखेंगे तो कई सारी कंपनियां ऐसी है जो आपको एक ही एड्रेस पर बनती हुई दिखेगी। कई सारे कंपनियां ऐसी है जहाँ मतलब पते सेम हैं, एक ही एड्रेस है। मसलन आपको मैं एक बिहार का एड्रेस दिखाता हूँ, पूर्णिया। अब कौन सी डिजिटल कंपनी पूर्णिया में जाकर कारोबार करेगी, वहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस रखेगी? NH31 लाइन बाजार पूर्णिया, ये एक एड्रेस है जहाँ पर 4 कंपनियाँ रजिस्टर्ड है। सोचिए, 4 डिजिटल लोन देने वाली कंपनियाँ, लोन राजा, कैश क्रेडिट, क्रेडिट किंग, किंग कैश लोन, इस तरह की कंपनियाँ हैं जो वहाँ पर रजिस्टर्ड है और वो वहाँ से कारोबार कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा हमने कुछ और कंपनियों की पड़ताल की, इसमें से 11 और कंपनियाँ हमें ऐसी नज़र आई जिनमें 98% से ज़्यादा, 98% से ज़्यादा विदेशी निवेश है। और देखिए, ये डेटा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये डेटा पूरी तरह से हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से लिया है, एमसी की वेबसाइट से। ये सोर्स वहाँ से, ऐसी कंपनियों की लिस्ट आपके सामने है। ये कंपनियाँ वो कंपनियाँ हैं जहाँ पर विदेशी निवेश 98% से ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और अब मैं आपको 9 ऐसी कंपनियाँ बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको सीधे सीधे चीन का पैसा नज़र आएगा। जी हाँ, ये वो कंपनियाँ जहाँ पर चीन के निवेशकों का पैसा सीधे तौर पर लगा है। जो इनडायरेक्टली लगा है उसकी एक्सेस हमारे पास नहीं है। ये जो डेटा मैं देने जा रहा हूँ ये हमने एमसी की वेबसाइट से लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि एमआई क्रेडिट, ये कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी है शियोमी फाइनेंशियल सर्विसेज। शियोमी का नाम आपने सुना है, जो लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी फाइनेंशियल आर्म है शियोमी फाइनेंशियल सर्विसेज। 99.99% होल्डिंग इसकी हांगकॉन्ग में रजिस्टर्ड है। वी कैश, ये इसकी पेरेंट कंपनी वी कैश, वही चाइना की पेरेंट कंपनी जो है सिंगापुर के एबेकस के जरिए यहाँ पर आई। यहाँ पर भी 99.99% होल्डिंग चीन की है। वाईफाई कैश, यहाँ पर इनकी पेरेंट कंपनी चड्डा फाइनेंस है इंडिया की, लेकिन इसमें पेन्यून टेक्नोलॉजी की 25% होल्डिंग है जो चीनी निवेशक हैं। इसके अलावा बोर्ड में एक वैंग मैंग, ये चीनी डायरेक्टर भी हैं। मोनिड, ये कंपनी है मोनिड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी बोर्ड में चीनी डायरेक्टर हैं। लेंडिंग अड्डा, ये एक और कंपनी है जहाँ पर चीनी इन्वेस्टर्स हैं और इनमें चीन की बड़ी इंटरनेट कंपनी है 360 ग्रुप, 360 ग्रुप, 360 ग्रुप, इसका बड़ा पैसा इस कंपनी में लगा है। लैंड करो, ये एक और कंपनी है, ये इसमें विदेशी निवेशक सिंगापुर की एक कंपनी है और इसके जो बेनिफिशियल ओनर हैं वो चीन के एक नागरिक हैं। क्रेडिमी, ये एक और कंपनी है जिसमें हांगकॉन्ग की शेयर होल्डर्स की प्रमुख शेयर होल्डिंग है। ये 2019 में बनी हुई कंपनी है, सरकारी वेबसाइट पर इसका कोई ब्यौरा है नहीं। यू कैश, ये भी इसी तरह की कंपनी है जहाँ पर लगभग 60 लाख शेयर एक चीनी नागरिक के पास में हैं और ये कंपनी भी इसी तरह की है। लोन फ्रंट, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 28% से ज़्यादा है। टिंग हुई टुआन, ये एक निवेशक हैं और इनके भी बेनिफिशियल ओनर चीनी नागरिक समझे जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि चीनी इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पैसा लगा रहे हैं। 8 कंपनियाँ हमें ऐसी मिली जिन पर एमसीए की वेबसाइट पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 52 कंपनियों के सैंपल की मैं बात करूँ, मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, सारी कंपनियां तो हज़ारों हैं, हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं कि हम एक एक कंपनी तक जाकर इतना कर पाएँ। लेकिन जो 52 कंपनियों में से 8 कंपनियां तो ऐसी जिनका अता पता कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। अब सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पता भी नहीं कि ये कंपनियाँ एग्जिस्ट करती है, ये है भी, और धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। पहली चीज़, 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने डिटेल तो दी है कुछ छोटी मोटी, लेकिन ये नहीं बताया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कौन है, क्या है, किसके पास शेयर है, कुछ नहीं, ऐसे ही बस डिटेल दे दी कि ये कंपनी है, ये काम करती है, उतना ही। उसके अलावा कई सारी कंपनियां इन 52 में से ऐसी हैं, उसकी तो लिस्ट बनाना ही बेकार है, कि जिनके नाम पता नहीं है कि कौन मालिक है, कौन मैनेजमेंट है, एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल नहीं है। ऐसी तो ढेर सारी कंपनियाँ, ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी ये डिटेल्स ही, यानी कि आप इनके मोबाइल ऐप पर जाइए, आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इन्हें नहीं कर सकते। सिंपल, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो एक ही तरीका, वापस इनके ऐप पे जाइए। ऐप के अलावा अगर और कोई तरीके से आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर ही नहीं सकते, यानी कि इनकी मर्जी से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं। ये बहुत साफ है। अब हमने सोचा कि आखिरकार ये हुआ क्या और हुआ क्यों, क्यों हिंदुस्तान में इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये चीन की जो कंपनियां हैं इनका इरादा क्या है, ये हिंदुस्तान में करना क्या चाहती है, ये बड़ी चीज़ है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि चीन के पास पैसे की कमी है, बड़ा पैसा है चीन के पास
और वो कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, वो चाहे वो अमेरिका में जाकर उनके ट्रेजरी में बॉन्ड्स में पैसा लगाएं या दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाकर किसी न किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो चीन के जो निवेशक हैं वो मौका देखते कि कहाँ पैसे से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पैसे से पैसा बनाना हो, बिजनेस करना हो, तब तक ठीक है, बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं, आप जहां मौके देखेंगे वहां ज़रूर कर लेंगे। लेकिन क्या इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने तक की है? ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और यही इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का सबसे बड़ा खुलासा है। 2 इरादे हैं, इन कंपनियों के 2 बड़े इरादे हैं जिससे आपको, हमें और पूरे देश में रेगुलेटर्स और सरकार को सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा और पहला इरादा इस कंपनी का है वो भारतीयों के डेटा में सेंध लगाना। जी हाँ, जैसे आप इन डिजिटल ऐप कंपनियों पर जाते हैं, मोबाइल ऐप कंपनियों पर जाते हैं, आप इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कराने के नाम पर सब कुछ हाँ करवा लेते हैं। और जब स्पेशली आपको पैसा उधार लेना हो तो आप सोचेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, और अगर आपको पता है तब भी आप हाँ ही कहेंगे। और इस हाँ के बदले में आप क्या गंवाते हैं? अपनी प्राइवेसी, अपना डेटा। ये आपके सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में या आपके रिक्वायर्ड डेटा में नहीं घुसते, पूरे मोबाइल में आपके घुस जाते हैं। आपके मोबाइल में जो कुछ भी है ये सब इन्हें पता है। जी हाँ, ये सब इन्हें पता है। न सिर्फ मोबाइल में घुस जाते हैं, इनका बस चले तो ये मोबाइल के अंदर घुसकर हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में भी सेंध लगा दें। और आजकल तो इतने खतरनाक हैकर हैं और चीनी कंपनियों के जो मंसूबे हैं वो जग जाहिर है। कोई बड़ी बात नहीं, ये आपके मोबाइल डेटा में घुसकर आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाकर उसके बाद ये इरादे आपके बैंक के सर्वर में सेंध लगाने का रखें तो भी बड़ी बात नहीं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है जो हिंदुस्तान के बैंकिंग सिस्टम के लिए चीनी कंपनियां पैदा करने जा रही है, चीनी निवेशक पैदा करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है जिस पर आरबीआई को और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो पहला बड़ा इरादा है कि जितने ज़्यादा हिंदुस्तानियों का डेटा अगर चीन को मिल जाए तो कहना ही क्या। तो चीन पूरी तरह से इनडायरेक्टली ये डेटा हासिल करने की फिराक में है। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा इरादा है कि आम भारतीयों को लूटना। जाहिर सी बात है कि 10-10, 20-20% की प्रोसेसिंग फ़ीस लेकर 35-36% का ब्याज लगाकर 2-2% की डेली पेनल्टी लगाकर कौन बिजनेस करता है? कौन बिजनेस करना चाहता है? इतना पैसा कमाकर आप जाएंगे कहाँ? ऊपर जाकर आपको तो भी तो मुंह दिखाना है भगवान को कि हम किस तरह से लूट कर आए हैं। लेकिन नहीं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो चीन के हैं, चीनी निवेशक हैं, इनके लिए तो लूटना ही सब कुछ है। तो हमारे यहाँ की वेल्थ लूट कर, हमारे यहाँ का पैसा लूट कर, हमारे यहाँ के आम लोगों को लूट कर किस तरह से आप ये पैसा चीन ले जा सकते हैं, बस यही इनका सबसे बड़ा इरादा है। और इसी इरादे पर हमने कुछ और लोगों से बातचीत भी की, जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार ये चीनी कंपनियां क्या कर रही है, क्यों कर रही है और इससे खतरे क्या हैं। स्वदेशी जागरण मंच ये एक ऐसा मंच है जो लगातार छोटे कंज्यूमर्स के, आम भारतीयों के हित की बात करता आया है। और हमने स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन से बातचीत की और उनका यह कहना था कि ये आपकी और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इन कंपनियों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जी बिजनेस के द्वारा जो पिछले दिनों में, हाल ही के दिनों में जो प्रयास हुआ है इस प्रकार की चीज़ों को उजागर करने का, उसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय इसमें सेंसिटाइज हुआ है। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये इतना ज़्यादा डाटा ले लेते हैं। और टिकटॉक के संदर्भ में हमने बताया था कि 45% ज़्यादा डाटा जो सामान्य ऐप्स लेती हैं उससे ज़्यादा ले लेती हैं, कि सभी प्रकार के जो हमारे पर्सनल डाटा हैं उनके पास हो जाते हैं। ऐसे में जिस प्रकार के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं कि हजारों लोगों की ऊपर निगाह रखी जा रही है, उनके ऊपर स्पाइंग की जा रही है, ऐसे में ये देश की सुरक्षा के साथ भी एक खिलवाड़ है। गृह मंत्रालय को इनके बारे में कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इनको तुरंत प्रतिबंधित तो करना ही चाहिए और जो भी डाटा इन्होंने अभी तक कलेक्ट किया है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं उन सब का हेड ऑफिस भारत में होना चाहिए, उनके ऊपर भारत के कानून लागू होने चाहिए और जिस कभी भी कोई व्यवस्था हो तो उसके ऊपर कोई समस्या हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसे बहुत सारे इन बातों को ध्यान, डूज एंड डोंट्स को लाना चाहिए।
बिल्कुल, तो यहाँ पर एक्शन हर तरह से, हर एंगल से, हर एक रेगुलेटर की तरफ से और सरकार के हर एक डिपार्टमेंट जो कि इससे संबंधित है उससे करने की ज़रूरत है, चाहे फिर वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर रेगुलेटर्स जो भी हों, उनकी तरफ से पूरा एक्शन होने की ज़रूरत है। और जी बिज़नेस पर जब हम इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, किसी तरह का स्टिंग ऑपरेशन करें, किसी तरह का जर्नलिज्म करें और लोगों के बारे में हम इस तरह से बात करें, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमेशा प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं कि हम इन कंपनियों से पूछें, जाने कि उनका क्या कहना है। और मज़े की बात देखिए, जो कंपनियां अगर आरबीआई से ना डरती हो, सरकार से ना डरती है, तो वो हमें क्या जवाब देगी? हमें तो मालूम ही था। और पिछली बार भी और इस बार भी सिर्फ एक कंपनी ऐसी निकली जिसने हमारे ईमेल्स का, हमने जो कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसका जवाब दिया था, वो थी पीसी फाइनेंशियल, कैश बिन की जो पेरेंट कंपनी है। उन्होंने ज़रूर कहा कि मौजूदा एफडीआई नियमों से कंपनी को कोई रिस्क नहीं है और वो पूरी तरह से नियमों का पालन करती है। ये कैश बिन की तरफ से पिछली बार भी रिप्लाई आया था, इस बार भी आया। लेकिन कैश बिन के अलावा एक भी कंपनी ऐसी नहीं जिसने हमारे मैसेजेस का, हमारे फ़ोन कॉल्स का, हमारी ईमेल्स का जवाब दिया। जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, उन्हें लगता है जब आरबीआई और सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो जी बिज़नेस क्या बिगाड़ेगा। लेकिन ये गलतफहमी भी इनकी थोड़े समय में दूर होगी जब ये ऑपरेशन हफ्ता वसूली अपने अंजाम तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा और सरकार का इन पर एक्शन होगा। और यही एक्शन हम चाहते भी हैं। हम जो चाहते हैं मैं आपके सामने रख दूं, और ये हम नहीं चाहते हैं, ये देश की आम जनता चाहती है और उनके बिहाफ पर, उनके लिए हम चाहते हैं। और ये बात हम उनके बिहाफ पर सरकार के सामने रख रहे हैं, रेगुलेटर्स के सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ये आप देख लीजिए। पहली चीज़, सबसे पहले पता लगाने की ज़रूरत है कि इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों के पीछे आखिरकार है कौन, इनके पीछे कौन लोग हैं जो ये सब धंधा कर रहे हैं और जो इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये जांच का विषय है। अल्टीमेटली कौन बेनिफिशियल ओनर है, किसका पैसा है, ये पता होना चाहिए। पैसे का रंग नहीं होता, लेकिन हाँ, आइडेंटिटी जो पैसा लगाने वाले की है उसकी सरकार को, एमसीए को, आरबीआई को, इनको पता ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें जो पैसा आ रहा है इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्या पैसा जो आ रहा है चीन से, ये सही तो है, और अगर सही है तो ठीक, और सही नहीं है तो इनके इरादे क्या हैं। कौन से हैं ये चीनी निवेशक जो खुलेआम भारतीयों को लूट रहे हैं, और वो भी मुसीबत में फंसे हुए भारतीयों को, जो कि इन कंपनियों से मुसीबत में 2-5 हज़ार रुपये के लोन तब लेते हैं जब उनकी उम्मीद सब जगह से टूट जाती है और इमरजेंसी में, मजबूरी में उन्हें थोड़े पैसे के लिए सब कुछ, अपने डेटा और अपनी प्राइवेसी को गिरवी रखना होता है। इसके अलावा आरबीआई और एमसीए और साथ ही सरकार के दूसरे सारे मिनिस्ट्रीज इनकी पूरी जाँच करें और ये देखें कि इनमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है और जिस पर जी बिज़नेस की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हमारी बड़ी मांग यही कि कुछ कंपनियां जो रजिस्टर्ड है किसी न किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आरबीआई या एमसीए के साथ ये रजिस्टर्ड है, वहाँ पर तो फिर भी ठीक है कि कुछ हद तक मॉनिटरिंग है। लेकिन जो कंपनियां अनरजिस्टर्ड है, जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इन मोबाइल ऐप कंपनियों को पकड़ेगा कौन? सबसे बड़ी बात है कि इन कंपनियों को कौन पकड़ेगा और इन कंपनियों तक कौन पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा। वही बात है, रेगुलेटर्स जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको लाइसेंस दिया है, उन तक तो पहुंच सकता है, लेकिन जिन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, जिनके बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पर कैसे पहुंचा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब न हमारे पास है, शायद सरकार या रेगुलेटर्स को इस सवाल के जवाब को ढूंढना पड़ेगा। और अगर इन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये समस्या हमेशा की बनी रहेगी कि जो कोई भी ऐप बना ले, ऐप बनाकर अपना ऐप को डाल दे और उस ऐप के जरिए पैसा देना शुरू करे। एक आपको थोड़ा सा कॉल सेंटर बनाना है और कुछ रिकवरी एजेंट के नाम पर गुंडे रखने जिनकी भाषा ख़राब हो और जो धमकाकर पैसा वसूल करना जानते हो, जिनका एक्सपीरियंस यही हो, वो आप अगर कर लें तो फिर आपका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल है। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और हम सरकार से चाहते भी हैं कि आप इनके 2 बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा गौर करें। पहली बात, जो लोन ये दे रहे हैं और लोन देने के बदले में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके मोबाइल फ़ोन में घुसकर आपकी डेटा हैकिंग कर रहे हैं, क्या ये डेटा देश के बाहर जा रहा है, इसे कैसे रोका जाए। और दूसरा,
जो डेटा तो बाहर जा रहा है, डेटा के साथ साथ देश का पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि आज अगर हमारे नागरिकों से इतना भारी भरकम ब्याज, इतनी भारी भरकम पेनल्टी, ये पैसा लूट कर अगर चीनी निवेशक ये पैसा अल्टीमेटली चीन ले जा रहे हैं, देश के बाहर ले जा रहे हैं, तो नुकसान हमारा है, हमारे देश का है, हमारे देश के नागरिकों का है, और इसे रोकने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन आइए शो खत्म करूं उससे पहले मैं एक बात आप सब लोगों से बताना चाहता हूं। ये लगातार तीसरा ऑपरेशन हफ्ता वसूली हमने किया, एक के बाद एक इस लॉकडाउन के पीरियड में, और उसकी वजह एक ही कि हमें पता है इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको बहुत मुश्किलें हुई हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके काम धंधे कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, नौकरियां चली गई, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, इमरजेंसी में अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए पैसा नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में आप जाकर फंस जाते हैं, और आपके पास अगर यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंक से किसी तरह का कोई लोन नहीं मिलता, तब जाकर आप इन मोबाइल कंपनियों से लोन लेते हैं। तो मुसीबत में इन मोबाइल कंपनियों ने आपको लोन दिया है। मैं जी बिजनेस के माध्यम से एक बात बेहद साफ़ करना चाहता हूँ, और कुछ केसेस में हमने ये देखा और सुना भी है कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो वापस से लोन देने वाली कंपनी को धमकाते भी हैं, जवाब भी देते हैं, वो एकदम गलत है। मैं जी बिजनेस के माध्यम से, जी बिजनेस आप सब लोगों से ये अपील करता है कि हमारी लड़ाई इन कंपनियों के भारी भरकम ब्याज दरों के खिलाफ है कि आप इतना ऊंचा ब्याज न लें, इतनी भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस न लें। हमारी लड़ाई इन कंपनियों के रिकवरी के गलत तरीकों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई इन कंपनियों के द्वारा आपके पर्सनल डेटा के इस्तेमाल के खिलाफ है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करेंगे। हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है कि ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करे, मैसेज भेजे दोस्तों को कि इन्होंने लोन लिया और ये डिफ़ॉल्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन ना चुकाएं, बिल्कुल नहीं। लोन चुकाना आपकी जिम्मेदारी है और जल्द से जल्द आपको लोन चुकाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब आपको लोन नहीं देना है। याद रहे, इन कंपनियों ने आपको मुसीबत में तब पैसा दिया जब कोई नहीं दे रहा था। लड़ाई लोन के रिकवरी के तरीकों, भारी भरकम ब्याज के खिलाफ है, डेटा हैकिंग के खिलाफ है, इसके खिलाफ नहीं कि आप लोन न चुकाएं। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, इनफैक्ट आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वो बदतमीजी ना करें और डेटा हैकिंग ना करें, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि जब आपने पैसा लिया तो आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपको जल्द से जल्द ये पैसा वापस करना चाहिए। और बहुत साफ मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने लोन लिया उनको भी कि आप जी बिजनेस के नाम पर कंपनियों को ना धमकाएं। आप उनके गलत तरीकों को प्रोटेस्ट करें, उनकी शिकायत करें, लेकिन ये नहीं कि आपको लोन नहीं देना है या जब होगा तब देंगे। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। लोन लेने और लोन चुकाने में दोनों में पारदर्शिता होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिससे कंपनियां भी ढंग से कारोबार करें और आप भी ढंग से पैसा चुकाएं। न वो अनाप शनाप आपको लूटें और गलत तरीकों का इस्तेमाल करें, और न ही आप पैसा न चुकाने की नीयत रखें। तो मैं बहुत साफ करना चाहता हूं और बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम लगातार आपकी बात को, आपकी आवाज़ को उठाएंगे। अब भी लगता है अगर ज़रूरत होगी हम फिर से आएंगे, जब ज़रूरत होगी फिर से आएंगे, ये हमारा वादा है। इस मामले को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे ज़रूर, और हमें पूरा भरोसा है कि चाहे रेगुलेटर्स हो, चाहे सरकार हो, चाहे सरकार के सारे मंत्रालय हों, हर जगह ये बात पहुंच रही है, इन पर काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। हम समझते हैं इस बात को कि सरकार को और रेगुलेटर्स को एक्शन लेने में, गाइडलाइंस बनाने में, सब कुछ करने में वक्त लगता है। ये काम ऐसा नहीं कि चुटकी में एक दिन में हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती है, जांच करनी होती है, तहकीकात करनी होती है, समझना होता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है। जब तक ये सब कुछ नहीं होता, जी बिजनेस आपके लिए लड़ता रहेगा, ये हमारा वादा है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश में एक ऐसा कल्चर बने लोन देने का और लोन लेने का, जिसमें एक अच्छा बिजनेस कंपनियां कर पाएँ और अच्छे तरीके से लोग लोन ले पाएँ और चुका पाएँ, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, कंपनियों को बिजनेस मिले और लोन लेने वाले लोगों को पैसा, और समय से आप पैसा चुकाएं। सिर्फ निवेदन इतना है कंपनियों से कि इस वक्त जो मुश्किल माहौल है लॉकडाउन के बाद का, और अब भी एक्टिविटी ट्रैक पर आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसमें आप मानवीय आधार पर थोड़ा सा लोगों को रियायत दें, परेशान न करें, लेकिन लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वापस से समय से लोन चुकाने की। तो इस ऑपरेशन हफ्ता वसूली के माध्यम से मैं तमाम लोन देने वाली कंपनियों को भी निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ी मानवीयता रखें। लोन लेने वाले लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द चुकाएं।
आरबीआई और रेगुलेटर्स को ये कहना चाहता हूँ, आपकी और कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। आपने अब तक जो कदम उठाए सराहनीय है, काफ़ी अच्छा काम किया, उसका असर भी दिख रहा है। बाकी सरकार के जो मंत्रालय हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, उन्हें इस बात की और जांच करने की ज़रूरत है। चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, उन्हें इस बात की जांच करने की ज़रूरत है कि जो पैसा चीन के द्वारा हिंदुस्तान में आ रहा है और इन कारोबार में लग रहा है, उनके क्या इरादे सही तो हैं। इन सब पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम आपकी आवाज़ को आगे भी उठाते रहेंगे। नमस्कार।